साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2015 में जो री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता था कि पेपर इसका एक मार्च अप्रैल में जो लीक हो गया था, फिर से री एग्जाम कराया गया। ठीक है, तो री एग्जाम में आपका पॉलिटी सेक्शन जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 19 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख लेंगे उसको, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे और कैसे उसको हम एलिमिनेशन राउंड लगा के कैसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। आपको पता होगा जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसने पूरे के पूरे देश में क्रांति ला दी है कि किसी से भी आप सूचनाएं मांग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, मतलब किसी भी कार्यालय से इसकी बात की जा रही है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो आपका जो नमित कुमार जो है आपका, ठीक है, जो नमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ था, उसी के बाद से इसका स्टार्टिंग हुआ था। इसको याद रखिएगा, नमित कुमार शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किसमें है? आपके 51 में है। ठीक है, किसमें है? आपके 51 कॉम में जोड़े गए हैं और हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है, जो कि आपको याद होने से नहीं याद है तो भी कोई बात है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बिल्कुल सही है भाई, ये हम सभी का मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा भी करें। सेकंड कह रहा है भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। बिल्कुल, ये भी एक सही बात है कि हमें अपनी जो भी संस्कृति है उसमें हमें गर्व गर्व महसूस करना चाहिए और उसकी परंपरा का हमें रक्षण भी करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई है। चलिए थर्ड कह रहा है ग्राम पंचायतों गठन में सहायता करना। नहीं, ग्राम पंचायतों गठन का जो कार्य है वो हमारा कार्य नहीं है, वो काम राज्य सरकार का है। ठीक है, वो किसका सरकार है? वो राज्य सरकार का। तो ये नहीं है। और 21 में है, याद रखिए जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये आर्टिकल 14 में है। कौन से में? आर्टिकल 40 बोलते हैं। आर्टिकल 40 में हमारा ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान दिए गए, इसको याद रखेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 40 में। डी हमसे कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा ये हो रहा है? सी वाला हमारा गलत है। हमसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन सा कानून बना सकता है? तो याद रखिएगा किसी भी जो जो हमारे संविधान में विषय दिए गए हैं उसके अलावा किसी विषय पर हमें कानून बनाना होता है तो वो अधिकार केवल हमारी संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को ही प्राप्त है, और वही विशेष कानून बना सकती है। और संसद में आपको पता है संसद में कौन कौन आता है? हमारा राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर हमारा संसद बनता है। ठीक है, और आपसे पूछे कि किस मतलब किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल 248, जो आर्टिकल 248 है, 248 है, उसी के आधार पर संसद अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी विषय पर अपना कानून बना सकता है जो कि संविधान में न दिए गए हो तो भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आपको पता होगा कि मान लीजिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका देहांत हो जाए या स्वर्गवास हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए या अपने पद से त्याग पत्र दे दें, ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो आर्टिकल 65 बोला जा रहा है, आर्टिकल 65 के थ्रू भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उनका कार्यभार संभालता है। फिर भी सपोज कर लेकर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता है वो उनके कार्यभार को ग्रहण करता है। फिर भी अगर मान लीजिए वो भी उपलब्ध ना हो तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय में उस समय जो भी आपका वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही उनके पद को संभालेगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो कौन कार्य कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कौन करेगा? भारत का प्रधान न्यायाधीश, कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला हम देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए था, दूसरे को कारण ए का। कह रहा है राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय है ये, सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अच्छा, इसका कारण बोल रहा है उक्त आयोग का कार्यकाल उक्त आयोग के अध्यक्ष का के हो जाएगा, उक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी हो धारित करता हो। तो याद रखिएगा जिस समय ये एग्जाम हुआ था, ये 2000 सॉरी गलती से लिखा गया है, ये 2015 का है। ठीक है, ये कब का है? आपका 2015 का है। तो 2015 तक तो ये प्रावधान था, बट हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे
2019 में ही इसमें चेंजेस आए हैं, 2019 में इसके चेंजेस आए हैं। तो उसके थ्रू जो भारतीय जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। क्या होगा, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो, वही इसका कार्य कर सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो गलत है, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो सही है ये। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका तो भाई ऑप्शन हमारा वही गलत है कि ए सही है आर गलत है। ठीक है, बट हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अगर आज ही क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक है, क्लियर मेरी बात समझ में रही। आज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो दोनों के दोनों ही गलत है, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो या न्यायाधीश हो, वो भी काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा, केवल मुख्य न्यायाधीश लिखा हुआ है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये भी गलत हो गया। आर कह रहा है उस व्यक्ति का आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट में जो अध्यक्ष कार्यकाल है वो कितना है, 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु जो भी हो वो पूरी करता हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में 2019 के बाद जो नियम आया उसके आधार पर ये बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश या जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश वो भी इसका अध्यक्ष रह सकता है, और उसका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही उसका होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय। बिल्कुल सही बात, आपको पता है कि राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय। क्यों संवैधानिक निकाय, क्योंकि हमारे संविधान में इसका वर्णन है। जब संविधान में इसका वर्णन है तो हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा ए तो सही है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि संघीय वित्त आयोग पंचायत को वित्तीय सहायता के लिए संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए संतुति नहीं कर सकता है। ठीक है, संतुति नहीं कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा राज्य वित्त आयोग है, ठीक है, जब हम पंचायतों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाते हैं तो संविधान का अनुच्छेद आपका 243 है, जो आपका हमारा आर्टिकल 243 है। ठीक है, 243 का आई कह सकते हैं। इसके तहत ये प्रावधान दिया गया कि राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का स्थापना करेगा। तो पहला तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देकर संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके जो कारण की बात कर रहा है, ये कारण तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। क्यों कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई संघीय वित्त आयोग से कोई मतलब है नहीं, यहाँ राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है। क्या हो रही है, किसकी बात हो रही है, हमारी राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ए सही है आर गलत है। ठीक है, ए सत्य है और आर गलत, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। भाई जगह रात की बात संघ की बात की जा रही है, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान का आर्टिकल 100 है, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 100 का क्लॉज 1, जो संविधान का आर्टिकल 100 है उसका क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी भी दिशा में अगर मत, जिस मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे वोटिंग हो रही हो, ठीक है, और दोनों में ही वोटिंग होने के बाद अगर मत बराबर हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों के ही, तो जो संविधान का जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो अपना निर्णायक मत देगा। वो स्टार्टिंग में नहीं देगा, जब बराबर हो जाएगा, आई मीन जब टाई होगा तभी वो अपना मत देगा। यही हालचाल राज्यसभा का भी है, वहां का भी जो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष जो भी पीठासीन होगा उस समय, पीठासीन का काम ही यही है कि जब भी मत बराबर हो तो उसके बाद वो अपना मत देगा, अदरवाइज ऐसे उसको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए इसका कौन सा हमारा आर्टिकल 100 का क्लॉज 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, कौन स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता है ये, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ध्यान देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, उच्च न्यायालय। तो आपको पता होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निकालता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की भैया जो भी है उसको हमारे सामने ससजा उपस्थित करिए, मतलब उसको हमारे सामने लाइए। वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के थ्रू जो उच्च न्यायालय होता है वो रिट जारी करता है कि भैया इनको इसको हमारे सामने आप प्रत्यक्ष कीजिए, सशरीर उपस्थित करिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, और भैया सर्वोच्च न्यायालय की बात हो तो वहां आर्टिकल 32 हो जाता है, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, बार बार 21 से जा रहा है, क्षमा करिएगा, ये कौन सा हमारा, ये 2015 का री एग्जाम का। ठीक है, कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन एक, हाँ चलिए पहला कह रहा है भारत में लिखित संविधान है। सही बात है भाई, भारत में क्या है, एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये भी सही है भाई,
क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं, सपा देख लीजिए, बसपा देख लीजिए, या इवन तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए, ये इस टाइप के क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के ही संकेतक है। तो दोनों के दोनों ही सही, बट इसके कोई कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों है, बट क्या है, इसकी एग्जैक्ट व्याख्या नहीं कर रहा, तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ए और आर। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आपको पता होगा कि जब भी मतलब दोनों दलों में, मतलब कह सकते हैं पक्ष विपक्ष दोनों में ही धन विधेयक को छोड़ के, जो आर्टिकल 128 है, सॉरी 108 है, ये धन विधेयक पे कार्य नहीं करेगा। किस पे कार्य नहीं करेगा ये, धन विधेयक को छोड़कर अगर किसी भी मुद्दे पर, धन विधेयक को छोड़कर अगर किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई आम सहमति नहीं बनती है, तो फिर जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 108 के थ्रू, राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 108 के थ्रू वो संयुक्त बैठक को बुला सकता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। भाई विधि के समक्ष समानता, ये तो भाई सभी को देते हैं। भाई आप किसी भी देश के हो, नेपाल के, भूटान के, पाकिस्तान, इवन कोई भी हो, आप विधि के समक्ष सब लोग बराबर है। हमारे जो देश के जो नियम कानून सबके लिए बराबर। भारत हमारा सही है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है जीवन एवं अभिव्यक्ति के सॉरी जीवन क्या लिखा है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये भी सही है कि भाई जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये भी हम सबको देते हैं। भैया आप किसी भी देश के हो, ये हो, बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज स्टार्ट करें, क्योंकि इस ऑप्शन पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, ये सबके लिए है भाई, कि हमारे जो सरकार होगी वो सबका जीवन, देशी हो चाहे विदेशी हो, सबके जीवन के लिए और उसकी स्वतंत्रता के लिए सब बाध्य है। मतलब सी भी सही है। फिर क्या धर्माचरण की स्वतंत्रता, हाँ ये भाई किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के हो सबको भाई समान है, ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन हमारा बी वाला ही गलत है, क्योंकि भाई विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी वही बात है कि आप हल्ला करना स्टार्ट कर दें कि भैया होके मान ली पाकिस्तान के हो और यहाँ पे आके कुछ भी बोलना स्टार्ट करें, तो नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 91A है, किसमें है ये हमारा 19 का 1 है, इसमें क्लॉज ए है, ये सबको नहीं देता, ये केवल हमारे नागरिकों को ही है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए जिसमें ये चले जाए। पहला कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। बिल्कुल सही बात है कि जो राज्य, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, चलिए ठीक देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन एक संवैधानिक, ठीक है, राज्य निर्वाचन एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही बात है भाई। जो आपका ये है एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रामीण स्थानीय निकायों, स्थानीय है ये, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपका ग्रामीण निर्वाचन जो राज्य सरकार होती है, ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसका निरीक्षण होता है। तो ए सही, आर गलत है, ए सही, आर गलत है, ए सही, आर गलत है। मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ए सही है, ठीक है, परंतु आर गलत है। ध्यान रखिएगा, पढ़ा करिए पूरा कि कहाँ क्या लिखा हुआ, देखिए उसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। कह रहा है कौन सा संघीय लक्षण है, केंद्र में राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारा संघीय लक्षण है ही, ठीक है। फिर कह रहा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी सही है। एकहरी नागरिकता नहीं, एकहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा, इससे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर मान लीजिए आपको एक सी वाला ऑप्शन के बारे में नहीं पता, तो अगर तीन ऑप्शन अगर तीन सही है तो ऑब्वियस बात है चौथा हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। देखिए जो आपका संघीय संविधान के जो संघीय लक्षण की बात की जाती है, तो इसमें मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात की जाती है, आपातकाल की घोषणा की बात की जाती है, समझौतों को संसद में लागू करने की बात की जाती है, उसमें एकहरी नागरिकता की बात नहीं की जाती। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सर्वप्रथम जो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी वो महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि वहीं के लोग ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और कब स्टार्ट की गई थी, 1971 में। कब, 1971 में आपका महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दी गई। आपको पता होगा जो हमारा भाई कोई भी पार्टी आती थी वो कहती थी हमारे इतने नेता होंगे, इतने नेता मंत्री बनेंगे, तो इस पे रोक लगाने के लिए जो हमारा 91 और 91 जो संशोधन है, संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था, 2003 में। कब हुआ था, 2003 में। इसके थ्रू अनुच्छेद 75 और 164, 75 कहा केंद्र सरकार के लिए और आपका 164 कहा राज्य सरकार के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संविधान का 91वां
संविधान संशोधन जो कि 2003 में पारित हुआ था, इसके थ्रू संविधान के 2 क्लॉज, एक हमारा है 75 और एक आपका है 164। 75 केंद्र के लिए आता है और 164 राज्य के लिए आता है। इन दोनों में संशोधन करके ये कहा गया है कि अगर केंद्र है तो केंद्र में जो लोकसभा है उनके उसके कुल सदस्यों की, जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसके कुल सदस्यों का मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। वो भी क्या, प्रधानमंत्री को मिला के 15% से अधिक आपके मंत्री नहीं होने चाहिए। इस तरह राज्यसभा की बात की जाती है, राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा नहीं, जो आपका विधानसभा में भी ये बोला गया है आर्टिकल 164 में चेंजेस करके कि जो आपके राज्य विधानसभा में जितनी सीटें हैं, राज्य विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका भी 15% किसको जोड़ के, मुख्यमंत्री को जोड़ के, उससे ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। फिर कह रहा है ये, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। मेनली आप सिंपल से पास भाई, मत देने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं कह सकते। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। क्यों संवैधानिक अधिकार है? क्योंकि भाई संविधान हमारा वर्णित है ना, तो क्या हो जाएगा, ये संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किया गया। आपको पता होगा जो आपका प्रावधान था वो था, बोल रहा हूं मैं, वो आपका 331 में था, जिसको इस समय 2019 में ही केंद्र सरकार ने हटा दिया है, तो ये प्रावधान नहीं रहेगा, तो इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, बट अगर पूछा तो किसमें था, अगर होता तो बोलेंगे आप आर्टिकल 331 में था, जिसको इसमें केंद्र सरकार ने कहा भाई जब एंग्लो इंडियन रह ही नहीं गए तो उनके लिए प्रावधान की कोई बात ही नहीं, तो हटा दिया गया इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत। आपको देखिए क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, कब का था ये? 1973 का, 1973 का, जो कि सबसे बड़ा संविधान पीठ उसमें बैठी थी, तो उसके थ्रू ये बताया गया, मतलब भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आपको पता हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति हो तो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और किसमें, किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 53 का 1 के थ्रू जो संघ की कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित होगी, और उसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार, ठीक है, अपने जो जूनियर से, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सबके अकॉर्डिंग वो करवाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसद में शून्यकाल का समय होता है। तो संसद में शून्यकाल का समय होता है वो लगभग 12 बजे के बाद ही होता है। वैसे हमारे संविधान में शून्यकाल का कुछ जिक्र नहीं है, बट फिर भी एक परिपाटी बन गई है कि संसद में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का जो काल होता है वो शून्यकाल बोला जाता है। जुड़ने की 12 बजे से 1 बजे, अगर कोई मैटर खींच गया तो ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर मैटर छोटा है तो उसको 12:30 बजे से पहले भी खत्म किया जा सकता है। बट जनरली इसका टाइम जो बोला जाता है, जो हमारे एक परिपाटी बन गई उसके अकॉर्डिंग 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए कैसे एलिमिनेट कर, भाई लोकसभा के निर्वाचित बिल्कुल, भाई लोकसभा में चुन क्या है वो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल होंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों होंगे, दोनों में जो निर्वाचित सदस्य वही होते हैं, निर्वाचित जो चुन के आएंगे वही इसके लिए, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचक गण में शामिल हो सकते हैं। जो हमारे मनोनीत होते हैं, मनोनीत, जिस राष्ट्रसभा को होता है ना 12 मनोनीत करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो नहीं होंगे। ठीक है, इस लोकसभा में भी इस तरह नहीं होंगे, जो आपके निर्वाचित होंगे केवल वही होंगे। फिर राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित, भाई जो चुन क्या है, जिसको जनता ने चुना वो तो होगा ही ना, तो सारे के सारे। बट जो राज्यों के विधान परिषद वाला नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक तो राज्यों के विधान परिषदों में सारे के सारे निर्वाचित होकर नहीं आते हैं। ठीक है, क्या हो गया, सारे निर्वाचित होकर नहीं। इसके साथ साथ जो आपको पता है कि हर एक राज्य में विधान परिषद है ही नहीं। जब हर एक राज्य में विधान परिषद है ही नहीं तो फिर कैसे हम कह सकते हैं भाई होगा कि यूपी में है, यूपी वाले ज्यादा वोट दे देंगे, उनका ज्यादा काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए राज्य के विधान परिषद को इससे अलग रखा गया है, और ये तीनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद में शामिल है। आपको पता होगा भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, इस तरह ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। 2015 में जो एग्जाम खत्म हुआ था। तो अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हमारा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।